एक महिला जो एक आदमी से इस कदर प्यार करती है कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को छोड़ देती है, अपने बच्चों को छोड़ देती है, अपने पति को छोड़ देती है, अपने पूरे घर परिवार को छोड़ देती है, लेकिन अंत में उस महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी घटना उस महिला के साथ घटी जिसकी गूंज न केवल उस इलाके में हुई बल्कि आगे हो सकता है आने वाले समय में पूरे देश की एक बड़ी घटनाओं में से एक घटना में शामिल हो। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताऊं, इस कहानी को सुनाऊं, इससे पहले इस कहानी के बारे में आप जान लीजिए। इस कहानी में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी बातें, कई ऐसे मैसेजेस छिपे हुए हैं जिसको अमूमन हम सबको सीखना चाहिए। हर महिला को, हर आदमी को अपने घर में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, ये कहानी इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सुझाव, कोई सजेशन अगर आप देना चाहें तो दे दीजिएगा। और कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक जरूरी बात। कई लोगों का मानना है कि, कई लोग मुझसे कमेंट करके कहते हैं, कई लोग इंस्टा पे डीएम करके कहते हैं कि आप जो कहानियां सुनाते हैं उससे रिलेटेड कुछ तस्वीरें आप डाल दिया कीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, डालनी चाहिए, उससे थोड़ा इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा जो संविधान है, हमारे भारत देश का जो कानून है, अब चूंकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग के साथ साथ मेरा बैकग्राउंड वकीलों वाला भी है, मैं कानून का थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, तो उस कानून के हिसाब से जब तक कि कोई भी आदमी कोर्ट से दोषी नहीं सिद्ध हो जाता, जब तक कोर्ट उसे सजा नहीं दे देती, तब तक उस आदमी के पास अधिकार है अपनी प्राइवेसी को गुप्त रखने का, अपनी प्राइवेसी को, अपने नाम, अपनी पहचान, अपनी तस्वीरों को छुपा के रखने का। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी किसी भी मामले में पकड़ा जाता है, जब उसे मीडिया के सामने रखा जाता है, मीडिया के सामने वो आदमी आता है, तो उसका चेहरा किसी कपड़े से ढका होता है और इस बात की अनुमति उसे भारत का संविधान देता है। तो इसलिए मैं कोई तस्वीर ऐसी नहीं डालना चाहता जिससे किसी का संवैधानिक या मौलिक अधिकार का हनन हो। बाकी जिस मामले में सजा हो चुकी है, ऐसे मामलों में तस्वीर में अमूमन लगा देता हूँ। तो बस इतना सा रीजन है तस्वीर न डालने का। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसी साल के, इसी दिसंबर महीने की 2 तारीख को। कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कहानी कानपुर में एक थाना लगता है, बिधनू थाना, वहां की है। दरअसल 2 तारीख को, 2 दिसंबर साल 2022 को, बिधनू थाना के एक नहर के पास एक महिला की लाश मिलती है जिसे गोली मारी गई थी। अब ये बात जब गांव वाले देखते हैं, लाश मिलना हो सकता है कोई आम बात हो, लेकिन गोली लगी लाश मिलना किसी गांव, ग्रामीण इलाके में, किसी क्षेत्र में बड़ी सनसनी भरी बात थी। लिहाजा आसपास के सारे लोग उस लाश के पास इकट्ठा होते हैं। फौरन पुलिस को फोन जाता है। मौके पे पुलिस आती है, पुलिस लाश को कब्जे में लेती है। लेकिन ये महिला कौन थी, इस महिला को किसने गोली मारी थी, ये सारे जो सवाल थे अभी भी पुलिस वालों के साथ साथ पूरे गांव वालों के मुंह पे थे। क्योंकि उस महिला को कोई जानता नहीं था, उस महिला को कोई पहचानता नहीं था। लिहाजा ये लाश उस जगह पे कैसे आई, किसने वहां पे मार के छोड़ा, किसने मारा, ये सारे सवाल अब लोगों के साथ साथ पुलिस वालों को भी परेशान कर रहे थे। लिहाजा पुलिस वाले सबसे पहले उस महिला की छानबीन करने में जुटते हैं और सबसे पहले उस महिला का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये महिला है कौन। पुलिस वाले उस महिला की फोटो को जगह जगह शेयर करते हैं। आसपास के गांव के जितने प्रधान थे, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, जितने भी माने जाने लोग थे, उन सभी के पास इस महिला की तस्वीर भेजते हुए ये गुजारिश करते हैं कि अगर इस महिला के बारे में किसी को कुछ पता हो, कुछ जानकारी हो, तो प्लीज जानकारी आप पुलिस को दें और इस महिला की पहचान करवाएं। 2 तारीख का मामला था। 2 तारीख बीत जाती है, 3 तारीख की सुबह हो जाती है। पुलिस के हाथ खाली थे, लोगों के अंदर सवाल था। समय बीतता जा रहा था। 3 तारीख की दोपहर का वक्त हो गया, 3 तारीख की शाम का वक्त हो गया। लेकिन रात होते होते पुलिस के हाथ एक अच्छी खबर मिलती है। दरअसल पास के ही बर्रा इलाके से वहां के प्रधान जो जनार्दन सिंह, उनका फोन पुलिस थाने में आता है। जनार्दन सिंह बताते हैं कि इस महिला को वो जानते हैं। ये महिला वहीं की रहने वाली सुशीला है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी और ये महिला कबाड़ का काम करती है। पुलिस वाले इस बात से बड़ी खुश होते हैं कि चलो कम से कम महिला का पता चल गया, लाश की शिनाख्त हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल जो पुलिस वालों के पास था कि इस महिला का पता तो चल गया, लेकिन इस महिला को मारा किसने। लिहाजा पुलिस वाले उस प्रधान के पास
फौरन भाग के जाते हैं और उस महिला के बारे में पता करते हैं कि इसके घर में कौन कौन है, इसके आसपास कौन रहता है, इसके सगे संबंधी कौन कौन है। और इन्हीं सब सवालों के साथ जब पुलिस वाले गांव में जाते हैं तो पुलिस वालों के पास कुछ ऐसी खबर मिलती है, कुछ ऐसी बात पुलिस वालों तक पहुंचती है जिससे पुलिस वाले बड़े हैरान हो जाते हैं, चौंक से जाते हैं। दरअसल गांव का जो प्रधान था और गांव के जो लोग थे पुलिस को बताते हैं कि ये महिला ना तो अपने बच्चों के साथ रहती है, ना ही अपने पति के साथ रहती है। ये महिला तो 5 साल पहले इन सबको छोड़ के अकेले रह रही थी। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं और किसी गांव का ऐसा मामला, तो बड़े हैरान होते हैं, बड़े चौंकते हैं और फौरन ही बाकी लोगों से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से ये महिला अपने घर परिवार से अलग रह रही थी। गांव वाले बताने में थोड़ा हिचकते हैं, थोड़ा सा सहमते हैं, अमूमन किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस वाले जब काफ़ी दिलासा देते हैं, काफ़ी समझाते हैं, तो अंत में एक गांव वाला बताने को तैयार होता है और पुलिस वालों से जब भी गुजारिश करता है कि उसका नाम नहीं लिया जाएगा, पुलिस वाले आश्वासन देते हैं। तो इस चीज़ के बाद वो आदमी बताता है कि दरअसल ये महिला शादीशुदा होने के बाद भी एक दूसरे आदमी के साथ रिलेशन में थी और इस बात का पता जब उसके घर वालों को लगता है, घर में कहासुनी होती है, तो वो महिला अपने घर को, अपने बच्चों को, 2 बेटियां थी, 2 बेटे थे, उन सबको छोड़ के अकेले रहने लगी थी इस अलग आदमी के लिए, इस आदमी से अपना संबंध जिंदा रखने के लिए। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को जो शक था सबसे पहले उस महिला के पति पे और उस महिला के परिवार वालों पे जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि शायद हो सकता है महिला घर की इज्जत को, घर की आबरू को छोड़ के दहलीज लांघ के बाहर रह रही है, इसलिए हो सकता है कि इस महिला का जो कत्ल है घर वालों ने कराया या फिर किया हो। पुलिस वाले फौरन उस महिला के घर पे जाते हैं। जाने के बाद उसके पति से, बाकी संबंधियों से पूछताछ करते हैं, हत्या की आशंका जताते हैं। लेकिन सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में घर वाले कुछ ऐसी बात बताते हैं, उनके बोलने का जो तरीका था, उनके बयान देने का जो तरीका था, पुलिस वालों की नज़र बड़ी पारखी होती है, इन सब चीज़ों को परख लेती है। तो जिस हिसाब से घर वाले बोल रहे थे, खासकर सुशीला का जो पति था या फिर उसके जो ससुर थे, जिस लहजे में बोल रहे थे, इससे एक बात सिद्ध हो रही थी कि इस मामले में ना तो सुशीला का पति जिम्मेदार है, ना ही उसका ससुर गुनहगार है, ना कि बाकी जितने संबंधी थे, घर वाले थे, उनको भी इस मामले में कोई आइडिया। पुलिस वाले फिर हैरान परेशान कि जिसके ऊपर शक था, जिसके ऊपर हत्या की गुंजाइश थी, किसने शायद किया हो, वो तो इस मामले से ही अनजान है। लिहाजा जो दूसरा शक था उस महिला के प्रेमी पे जाता है, उस महिला के आशिक पे जाता है। पुलिस वाले उस आशिक के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि उस आशिक का नाम प्रेम केसरवानी है। नाम भी बड़ा अजीब था, नाम से भी प्रेम, काम से भी प्रेम। तो फौरन पुलिस वाले इस प्रेम के प्रति रुक करते हैं। रुक करने के बाद इसके पास पहुंचते हैं, पहुंच के इसे थाने लाते हैं, थाने लेके पूछताछ करते हैं। तो जब पूछताछ करते हैं तो प्रेम भी कुछ ऐसी बात बताता है जिससे पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि शायद प्रेम भी इस मामले में गुनहगार नहीं है। लेकिन शुरुआती पूछताछ जब बीत जाती है और अंतिम दौर में जब पूछताछ हो रही थी तो कहीं ना कहीं प्रेम की जो जुबान थी अब लड़खड़ा रही थी। पुलिस वाले, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि उनकी निगाह जो है बड़ी पारखी होती है। जब जुबान लड़खड़ाती है, प्रेम कुछ गलत जवाब देता, कुछ झुंझुला के जवाब देता, तो पुलिस वालों को थोड़ा और शक होता है। पुलिस वाले अब इससे जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो पुलिस वालों के सामने जो प्रेम था वो टूटता है। टूटने के बाद पहली बार अपना मुंह खोलता है और कुछ ऐसी बात बताता है जो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली थी, बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल प्रेम बताता है कि 5 से 6 साल पहले जो सुशीला थी वो मेरे प्यार में पागल हो गई थी और मैं भी इसके प्यार में था। इसके बावजूद भी मेरी भी शादी हो चुकी थी, सुशीला भी शादीशुदा थी, लेकिन मैं तो अपने परिवार के साथ रहा। लेकिन जो सुशीला थी, जब उसके घर वालों की ये बात पता चलती है, घर वाले मना करते हैं, बातचीत करने से रोकते हैं, पति डांटता फटकारता है, तो जो सुशीला थी अपने पति को, अपने 4 बच्चों को छोड़ के अलग रहने लगती है और इससे शादी करने की बात बार बार कहती है। अब चूंकि जो प्रेम था वो पहले से शादीशुदा था और इस बात की जानकारी जो थी सुशीला को पहले से थी, लिहाजा प्रेम कहता है कि तुम्हें पहले से पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए तुम जब मेरे साथ रिलेशनशिप में आई थी तो मैंने तुमको बताया था कि मेरी एक बेबी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए
मेरे साथ थी और इससे ज़्यादा मेरा तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। सुशीला भी ये बात मान जाती। धीरे धीरे समय बीतता जाता। जब भी इन दोनों को मौका मिलता एक दूसरे के साथ रहते, लिव इन में रहते। फिर प्रेम अपने घर चला जाता, सुशीला वहां अकेले रहते। लेकिन जब समय बीतता गया, साल बीत गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इस साल सुशीला कुछ ज्यादा ही शादी की जिद करने लगी। और जब प्रेम शादी से मना करता है तो सुशीला कहती है कि अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दो। क्योंकि मैंने अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको छोड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए आई। तुम मुझे इस कदर ठुकरा रहे हो तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा? अब जब प्रॉपर्टी की बात आती है और 5 सालों में पहली बार सुशीला ने प्रॉपर्टी का नाम लिया था, तो जिस प्रेम को इन सब में बड़ा मजा आ रहा था, एक दूसरी महिला से नाजायज संबंध रखने में मजा आ रहा था, अब वही महिला इस प्रेम की गले की हड्डी बन चुकी थी। और प्रेम कैसे भी करके इस महिला से छुटकारा चाहता था। शुरुआत के कुछ दिनों में प्रेम इस महिला से बात करना बंद करता है, संबंध रखना बंद करता है। लेकिन जो महिला इस प्रेम के लिए ही अपने घर को, अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ के आई थी, वो कैसे इस बात से स्वीकार कर लेती, इस बात से कैसे पीछे हट जाती कि प्रेम उसको छोड़ के कहीं और जा सकता है। सुशीला बार बार दबाव बनाती, कभी धमकी देती, कभी ब्लैकमेल करती, कभी शादी की बात करती, कभी प्रॉपर्टी की बात करती। और इन सब से प्रेम का दिमाग इस कदर खराब हुआ कि अब प्रेम ने इसे ठिकाने लगाने का सोच लिया। और इसी क्रम में सबसे पहले प्रेम था वो इसको मारने की तरह तरह के जुगाड़, तरह तरह के जुगत बनाने लगता है। कभी वो खाने में जहर देने की सोचता, कभी वो छत से धक्का देने की सोचता। लेकिन इन सब मामलों में उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा नाम डायरेक्ट आ जाएगा। इसलिए प्रेम को तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो इस काम को प्रेम के लिए करे और प्रेम का कभी नाम ना आए, और वो आदमी इस काम में एक्सपर्ट हो। इसलिए सबसे पहले प्रेम जब ऐसे आदमी की तलाश में जुटता है तो उसकी मुलाकात वहीं के एक राजेश नाम के इंसान से होती है, जो कि एक सुपारी किलर था। प्रेम सारी बातें राजेश को बताता है, दोनों में डील होती है, 70,000 रुपये में मामला तय होता है। और राजेश कहता है कि मैं फंस जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, चाहे जो हो जाएगा, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। प्रेम पैसे देता है, पैसा देने के बाद सारी चीजें तय तमाम होती हैं और तय वक्त पे 1 तारीख को, 1 दिसंबर का डेट फिक्स होता है। इसके बाद प्रेम अपनी स्कूटी लेके सुशीला के पास आता है और इससे कहता है कि चलो तुमको तुम्हारा प्लॉट दिखा दूं। सुशीला जो इस चीज के चक्कर में ही थी, उसके मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फौरन तैयार होती, तैयार होकर स्कूटी पे बैठती है। स्कूटी पे बैठने के बाद प्रेम उसे बिदनी थाना के पास एक नहर के पास लेके आता है और आने के बाद स्कूटी वहां पे रोकता है और वहां पे राजेश अपनी पूरी टीम के साथ पहले से ही खड़ा था। जैसे ही स्कूटी रुकती है, राजेश का एक जो दोस्त था, एक जो साथी था, उसका पार्टनर था, क्राइम पार्टनर, वो मोफलर से पीछे से सुशीला के गले में डालता है और स्कूटी से खींच के नीचे गिरा देता है। और इतनी ही देर में राजेश सुशीला को गोली मार देता है। राजेश वहां से तुरंत भाग जाता है, बाकी लोग भाग जाते हैं, लेकिन जो प्रेम था वहीं पे खड़ा होके आधे घंटे तक सुशीला के मरने का इंतजार करता है। क्योंकि राजेश ने उससे कहा था कि अगर कोई बचाने नहीं आया तो जिस हिसाब से खून निकल रहा है, ये 15 से 20 मिनट में मर जाएगी। 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक प्रेम वहां पे इंतजार करता है, बार बार नब्ज टटोलता है, बार बार सांसें चेक करता है। और लास्ट में जब जान जाता है कि अब सुशीला मर चुकी है, तब वहां से स्कूटी लेके चला जाता है और अपनी बाकी की जिंदगी जैसा वो जीना चाहता था उस हिसाब से जीता है। अगले दिन जो बॉडी थी गांव वाले देखते हैं, पुलिस को फोन करते हैं और फिर इस मामले का खुलासा होता है। तो इस कहानी में एक महिला जो एक दूसरे मर्द के लिए अपने संबंध को जिंदा रखने के लिए अपने पूरे परिवार को, अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आती है और अंत में उस महिला का अंजाम ऐसा होता है। इस चीज से सबसे बड़ा सबक लेने का जो बात है, जो सबसे बड़ी चीज है इस मामले से आपको सीखनी चाहिए, कोई भी संबंध अगर वो गलत है, अनैतिक है, उस संबंध का अंत हमेशा गलत ही होगा। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हो सकता है शादी के बाद भी प्यार संभव है, तो आप एक दूसरे से शादी कर सकते थे या फिर एक दूसरे के साथ कमिटेड हो सकते थे। लेकिन प्यार आप किसी और से कर रहे हैं, आपकी शादी किसी और से हुई, जिससे कर रहे हैं उसकी शादी किसी और से हो रही है, तो ये रिलेशन का जो हौच पौच है कहीं ना कहीं एक क्राइम में तब्दील होना ही था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और
कई लोगों की बातें होती हैं, कई लोग कमेंट करते हैं कहानी आप नहीं लाया करें, तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं ऐसी ही कहानियों को लाऊं जो मैच कुछ घंटे पहले घटी हों या फिर 1 या 2 दिन पहले ही घटी हों। तो ये कहानी अभी 1-2 दिन पहले की है। इस मामले का खुलासा अभी कल हुआ है, यानी 6 तारीख को। आज 7 तारीख है और हो सकता है 1-2 दिन में आपके सामने पेपर या बाकी न्यूज़ चैनल्स में मिले। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी आपको उम्मीद है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।